मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो मेरे बहन भाइयों, आज के जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो क्वेश्चंस हिंदी के वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं। केवल क्वेश्चंस लिए गए हैं, ऑप्शंस इसमें नहीं है। इससे देखेंगे कि आप एक एक क्वेश्चन के कितने कितने आंसर दे सकते हो या एक क्वेश्चन से आप कितने आंसर्स बना सकते हो। दूसरी बात कि इससे ये भी पता होगा कि हमारे ऑप्शंस जो होते हैं उसमें तो टिक करना बहुत आसान होता है, पर ये वन लाइन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एक अपनी मेमोराइजेशन जो होती है, हमारी मेमोरी को इसको रिकॉल करना होता है। और देखते हैं, इसी तरीके से सीरीज मैंने आज क्रिएट की है कि देखते हैं कि अपना कहाँ तक स्कोर को पहुँचाते हैं और हमारी मेमोरी किस तरीके की, क्योंकि एक मल्टीमीडिया ज़माने में अब क्या है कि मेमोरी बहुत वीक होती जा रही है। तो सोचा कि कुछ प्रश्न इस तरीके से लेकर देखते हैं, जैसा रेस्पॉन्स आएगा आगे फिर इस तरीके से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं कम टू द पॉइंट और अपने गंतव्य तक क्लास में बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चनों का समावेशन किया गया है, अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं और सब ऑल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके लिए बेनिफिशियल साबित है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। तो अमीर खुसरो खुसरो जो है किस काल के कवि हैं? आदि काल के या भक्ति काल के या किस काल के कवि हैं? अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? यस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपने नोटबुक, पेन और इन सब चीज़ों को लेकर तैयार हो जाइए। तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? ये अमीर खुसरो जो हैं ये आदि काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आदि काल के कवि। आदि आदि काल के कवि हैं ये, लिख लेंगे आदि काल। तो अमीर खुसरो आदि काल के कवि हैं। यहाँ से एक बात और आती है, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरी बात कि जो अमीर खुसरो है इनके लिए इन अमीर खुसरो को की अमीर खुसरो को किसकी संज्ञा दी गई है? तो तूतीय हिंद, तूतीय तूतीय हिंद की इनको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। दूसरी बात, अमीर खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सितार, क्वेश्चन कई बार आए हैं ये, सितार, तबला, सितार और तबले का क्या किया था? आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो का जो जन्म है ये एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ था। 1235 समथिंग के आसपास की बात है, ये यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और दूसरी बात, ये अमीर खुसरो एक ऐसे कवि है जिन्होंने कि सल्तनत काल के जो 7 सुल्तान हुए हैं उनके जीवन, मतलब उन 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा है। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा और अपनी अपनी भाषा में सबसे पहले वो ऐसा मुस्लिम है जिसने सबसे पहले अपनी भाषा में अवधी भाषा का यूज किया, हिंदी भाषा का यूज किया। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन था, आंसर काफ़ी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रसिद्ध 2 राष्ट्रीय कवियों के नाम बताइए। प्रसिद्ध 2 राष्ट्रीय कवियों के नाम। तो प्रसिद्ध 2 राष्ट्रीय कवि कौन कौन से हैं? जो नंबर 1 तो होगा, आप लिखेंगे राष्ट्रीय कवि जिन्हों राष्ट्रीय कवि की संज्ञा दी गई है। एक तो मैथिली शरण, मैथिली, ये कौन है? मैथिली शरण। एक तो मैथिली शरण गुप्त, लिख लेंगे आप, मैथिली शरण गुप्त ने, सही है। दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और यहाँ से इन चीज़ों को, एक क्वेश्चन इसी का ही है, जो मेन चीज़ इसमें लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि कहा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, वह कौन सा कवि है जिसने स्वयं को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी? स्वयं को, किसको? स्वयं को राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि। वह कौन सा कवि है जिसने स्वयं को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी? तो वो कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। स्वयं को राष्ट्र कवि कहा, वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान रखेंगे, इसमें मैंने आपको बताया प्रसिद्ध राष्ट्र कवि में कौन है? मैथिली शरण गुप्त। किसने स्वयं को राष्ट्र कवि कहा? रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर और
मैथिली शरण गुप्त कौन है? ये राष्ट्रीय कवि हैं। समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बात आती है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। जो आंचलिक रचनाएं होती हैं ये किससे संबंधित हैं, बताइए। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? यस, तो आंसर यहाँ पे हम चलते हैं। आंचलिक जो रचनाएं होती हैं ये रचनाएं ऐसी रचनाएं होती हैं जो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, किसी क्षेत्र और विशेष से संबंधित होती हैं। किससे होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ये आंचलिक रचनाएं ऐसी होती हैं किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्रों का, यानी कि जो कह सकते हैं कि मतलब एक छोटा सा क्षेत्र, माने कि किसी विशेष क्षेत्र में जहाँ ये बोली जाती हैं उससे संबंधित होती हैं आंचलिक रचनाएं। तो ये तो हो गया आंचलिक रचना की बात। बात आती है प्रथम आंचलिक रचना कौन सी है। प्रथम आंचलिक रचना कौन सी है? तो लिखेंगे प्रथम आंचलिक रचना है। प्रथम आंचलिक रचना। प्रथम आंचलिक रचना कौन सी है? प्रथम आंचलिक रचना है मैला आंचल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया ये। मैला आंचल, मैला आंचल। और यहां से आपसे ये भी पूछ लेगा कि मैला आंचल जो है ये किसकी रचना है। तो मैला आंचल जो है ये रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की। लिख लेंगे मेरे साथ साथ, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होती हैं, ठीक है। और ये जैसे कि, और इसके जो रचनाकार कौन है? इसके हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रथम आंचलिक रचना कौन सी है? मैला आंचल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामचरितमानस पद्मावत की रचना किस भाषा में की गई है? एक तो रामचरितमानस की बतानी है, रामचरितमानस की जो रचना है वो किस भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनता है कि पद्मावत की रचना भी किस भाषा में की गई है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों कि किस भाषा में की गई है। यस, तो मैं आपको रामचरितमानस के बारे में पहले बात करते हैं। रामचरितमानस की जो भाषा है वो साहित्यिक अवधि है। इसकी जो भाषा है वो क्या है? साहित्यिक अवधि। कौन सी भाषा है? साहित्यिक अवधि। साहित्यिक अवधि में इसकी रचना की गई है, ठीक है। किसमें की गई है? इसकी भाषा क्या है? रामचरितमानस की साहित्यिक अवधि है। अब बात आती है पद्मावत की रचना कैसी है। पद्मावत की रचना है, पद्मावत की जो रचना है, पद्मावत की रचना कैसी है? पद्मावत की रचना है कैसी? पद्मावत की रचना, पद्मावत की रचना है ठेठ अवधि। ध्यान रखेंगे इसको। कौन सी है? ठेठ अवधि। ठेठ अवधि कौन सी है? ठेठ अवधि। पद्मावत की रचना है ठेठ अवधि, और रामचरितमानस की जो भाषा है वो है साहित्यिक अवधि। कौन सी? साहित्यिक अवधि। इन दोनों को ध्यान रखेंगे, ठेठ अवधि में है पद्मावत, और ये किस में है? साहित्यिक अवधि में, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात यहां से आती है कि रामचरितमानस की जो रचना है कितने समय में हुई, तो इसको लिख लेंगे रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इसको पूरा किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये कंप्लीट हो गया हमारा सेशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन में, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन है? हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन है? यस, बताइए हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार। तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार, प्रथम की बात आई है तो प्रथम के बारे में बात करते हैं। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार हैं लल्लू, कौन है? लल्लू लाल। प्रथम खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार लल्लू लाल। और वो कौन सी जीवनी थी जिसमें इन्होंने ये प्रथम खड़ी बोली का यूज किया है? प्रेम सागर। कौन सी? प्रेम सागर। प्रेम सागर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई क्वेश्चनों में आया है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, बताइए। तो सर्वश्रेष्ठ रचना है इनकी, एक रचना है जो बहुत प्रसिद्ध रचना है, उसे बोलते हैं कामायनी। कौन सी है? कामायनी। कौन सी रचना है इनकी? कामायनी। ध्यान रखेंगे। और ये जो रचना है ना, ये खड़ी बोली में है। किस बोली में है? खड़ी बोली में। किस बोली में? खड़ी बोली में। ये रचना इन्होंने खड़ी बोली में की है। और यहाँ पे लिखेंगे कब की थी? 1935 में, 1935 में इसकी रचना की गई है, खड़ी बोली में की गई है। कामायनी की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सुपर टैट में पीछे आया था, इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। 15 सर्ग। पहला सर्ग कौन सा है? पहला सर्ग है, पहला सर्ग यानी कि मनु, श्रद्धा, मनु और इड़ा। श्रद्धा लिख लेंगे, श्रद्धा, मनु और इड़ा, ये प्रथम सर्ग हैं। और चिंता लिख लेंगे। अंतिम सर्ग है आनंद। यहां से पूछ लेगा कि कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। कौन सा है? अंतिम सर्ग है आनंद। अब दोबारा फिर रिकॉल कर रहा हूं, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम है क्या है? कामायनी। कब रचना हुई थी? 1935 में हुई थी। कैसी रचना है? खड़ी बोली की रचना है। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। पहले सर्ग का नाम बताइए, श्रद्धा, मनु, इड़ा। दूसरे सर्ग का नाम, अंतिम सर्ग का नाम बताइए। अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। आई होप समझ गए होगे मेरी बात के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि। वो क्वेश्चन लिए हैं जो कि बिल्कुल टच करेंगे आपको, मतलब कि ये समझो कि बस हिंदी का आदि कवि तथा प्रथम कवि किसे कहा गया है? बात ये है, देखो क्या कह रहा है, हिंदी का आदि कवि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का आदि कवि। और आदि कवि की बात आती है तो यहाँ पे पहले चलते हैं, आदि कवि के बारे में बात करते हैं। स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू को आदि कवि कहा जाता है। अब दूसरी वाली बात मैंने क्वेश्चन बोला था, प्रथम कवि। ये तो स्वयंभू तो हो गए, प्रथम आदि कवि। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? वो है स्वयंभू। प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि। ये वाली बात है। तो प्रथम कवि नंबर 2 पे मैं इनकी बात कर रहा हूं, प्रथम कवि की। ध्यान रखना, इसको लिख लेंगे। प्रथम कवि, आदि कवि। आदि कवि स्वयंभू। अगर क्वेश्चन में ये घुमा देता है प्रथम कवि, तो प्रथम कवि का नाम आएगा सरहप्पा। कौन सा? सरहप्पा। ध्यान रखेंगे, आदि कवि कौन है? आदि कवि है स्वयंभू। प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि है सरहप्पा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम महाकवि तथा प्रथम महाकाव्य। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी का, ये ऐसे क्वेश्चन है बस, हिंदी का प्रथम महाकवि तथा प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए बस। यस, सोचो जरा। हिंदी का प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य, मैंने इसलिए 2-4 सेकंड या 10-20 सेकंड इसलिए ले रहा हूँ कि आप अपनी दिमाग में सोचो। अगर एकदम डायरेक्टली हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा रिकॉल करने में माइंड को थोड़ा दिक्कत होगी। तो बस बताइए, प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यस, आई होप आपने सोच लिया होगा। चलो अपना आंसर भी देते हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन सा है? प्रथम महाकवि, हिंदी का प्रथम महाकवि। उसमें आता प्रथम कवि, इसमें प्रथम महाकवि। यस, तो प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई। वेरी गुड, आपने यही सोचा होगा, चंद्रवरदाई। मुझे पता है आपने सही सोचा है, बिल्कुल यही आंसर है आपका, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई, मुझे पता है आपने यही आंसर आपने अपने दिमाग में सोचा है। दूसरा है प्रथम महाकाव्य, और प्रथम महाकाव्य, यस वेरी गुड, सही सोच रहे हो आप। बताइए, यस सोच लिया आपने? यस, तो बताइए, आपने यही सोचा है ना जो मैं अब लिखने जा रहा हूं? मैंने जो लिखने जा रहा हूं आपने यही सोचा है ना? यस, आपने वेरी गुड, यही बात सोची थी। पृथ्वीराज रासो। प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। आपने यही बात दोनों सोची थी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस कवि को महाप्राण की संज्ञा दी गई है? ये क्वेश्चन वो है, आप खुद सोचोगे कि हाँ यार कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं। किस कवि को महाप्राण की संज्ञा दी गई है? महाप्राण, वेरी गुड, सोचो। यस, बिल्कुल सही सोचा है आपने, जल्दी सोचो, बताइए महाप्राण की संज्ञा किस कवि को दी गई है? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं लिख रहा हूं, आप शायद यही सोचा है आपने जो मैंने अब लिखने जा रहा हूं। अब तो इतना तो सोच लिया होगा बिल्कुल, अब आगे एक और कुछ करना है। यस, वेरी गुड। क्या है? निराला जी को, किसको? निराला जी को महाप्राण की संज्ञा दी गई है। निराला किस कवि को महाप्राण की संज्ञा दी गई है? निराला जी को। किसको महाप्राण कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है निराला जी को। आपने बिल्कुल सही सोचा और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? यहाँ से आपको बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया है 14 सर्ग होते हैं, 7 सर्ग होते हैं, 10 सर्ग होते हैं, या 8 का सर्ग होते हैं? बताइए दोस्तों, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? यस, बताइए महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? यस, बताइए दोस्तों। महाकाव्य में, चलो मैं ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं, आपने मैं सोच समझ लिया होगा। चलो तो लिखते हैं, महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, ये है कि सुंदर कांड में कितने कांड हैं? सुंदर कांड में कितने कांड हैं? यहाँ से बात आ जाती है। सॉरी, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सुंदरकांड का तो अलग बात होगी, रामचरित के बारे में ज़्यादा आया है क्वेश्चन, इसके बारे में। रामचरितमानस में राम रामचरितमानस में रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5, 7, 8 या 9? तो इसमें है 7। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड, ध्यान रखेंगे इसका बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग। यस, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, यस, सोचो जरा जल्दी। यस, तो आपने सही सोचा है बिल्कुल। कौन सा है? शायद आपने यही सोचा है ना, आपने बिल्कुल यही सोचा होगा, मुझे पता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। और इसके उपन्यासकार कौन है? और इसके उपन्यासकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, ये आप देख लेंगे। परीक्षा गुरु प्रथम मौलिक उपन्यास है, प्रथम मौलिक उपन्यास है कौन? परीक्षा गुरु। उपन्यासकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप किस प्रकार का अव्यय है? बाप रे बाप, यस, बताएंगे बाप रे बाप किस प्रकार का अव्यय है? ये तो आपको ही पता है कि ये जो है, मुझे पता है, सही सोच रहे हैं आप, विस्मयादि बोधक है, वेरी गुड। क्या है? विस्मयादि, विस्मयादि बोधक है। कौन सा है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब बात आती है, विस्मयादि बोधक तो है, पर कौन सा विस्मयादि? हर्ष,
हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक है, शोक सूचक विस्मयादि बोधक है, और दुखांत किस तरीके का है, बाप रे बाप, तो ये है शोक सूचक। कौन सा सूचक, शोक सूचक। शोक सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय, कैसा अव्यय है, शोक सूचक विस्मयादिक अव्यय। ये तो ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। जो वियोग श्रृंगार होता है इसकी कितनी दशाएं मानी गई हैं। तो वियोग श्रृंगार की ज्यादा देर बात नहीं करते हुए सीधी सीधी इस पॉइंट पे आते हैं। दशाएं मानी गई हैं 10। कितनी, 10। वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं। चाहे तो आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ। लिखो, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण, प्रलय, उन्माद, और एक और है व्याप्ति, जड़ता और मरण। ये हैं वियोग श्रृंगार की यानी कि 10 दशाएं। तो पूछा था, क्वेश्चन आया था ये पिछली बार कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। 10 मानी गई हैं। कौन कौन सी, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, बोलो, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, है ना, गुण कथन, प्रलय, उन्माद और व्याधि, जड़ता और मरण, और एक और रह गया, उसका नाम था उद्वेग। उद्वेग, कौन सा रह गया, उद्वेग। चलो अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्यामा, रविशुता, कालिंदी, जानवी। यहां से देखो, ये जो क्वेश्चन है मतलब वो क्वेश्चन है, अब किसके पर्यायवाची हैं बताइए जरा दोस्तों, किसके पर्यायवाची हैं। श्यामा, रविशुदा, कालिंदी किसके पर्यायवाची हैं। यस, श्यामा, रविशुदा, कालिंदी किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। आज जीनियस हैं आप, बिल्कुल जीनियस, बिल्कुल जीनियस, बिल्कुल जीनियस, जल्दी सही बताइए। बिल्कुल, श्यामा, रविशुदा, कालिंदी। श्यामा से ही पहचान गए होगे, कालिंदी से ही पहचान गए होगे, और इसमें एक ऐसा ऑप्शन है, इसमें एक ऐसा वर्ड है जो उसका पर्यायवाची नहीं है। दोनों बताने हैं, मैंने एक ऐसा रखा है इसमें जो अलग है। एक तो आपको इसका बताइए, चलो बताइए। श्यामा, रविशुदा, कालिंदी, यस, वेरी गुड। अब मुझे पता है आपने सही सोचा है, किसके हैं ये, यमुना के। किसके, यमुना के। अब मुझे ये बताइए, क्या ये सगरे यमुना के पर्यायवाची हैं, या मतलब इसमें कुछ एक ऐसा वर्ड है जिसका एक अलग पर्यायवाची भी है। यस बताइए, यस, वेरी गुड। तो इसमें एक ना, ये जो जानवी, जानवी किसका पर्यायवाची है, अब ये बताइए। श्यामा, रविशुदा, कालिंदी तो यमुना के पर्यायवाची बता दिया आपने, वेरी गुड। अब आप उसको ये बताना, जानवी किसका पर्यायवाची है। तो जानवी दोस्तों गंगा का पर्यायवाची है, और ये कई बार आया है, कई बार। गंगा का पर्यायवाची इसी में देता है कि इसमें कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो जानवी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, जानवी गंगा का पर्यायवाची है, ना कि यमुना का पर्यायवाची है। श्यामा, रविशुदा, कालिंदी ये यमुना के पर्यायवाची हैं, और जानवी गंगा का पर्यायवाची है। वेरी गुड। आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कुछ कहता है, केसरी, श्रादुल, मृगेंद्र किसके पर्यायवाची हैं। केसरी, श्रादुल, मृगेंद्र, ये आए हुए क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किसके हैं पर्यायवाची, केसरी, श्रादुल, मृगेंद्र किसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ये हैं किसके, यस, जल्दी सोचो, सोच लिया, वेरी गुड। मुझे पता है आपने यही वाली बात सोची होगी जो मैं लिखने जा रहा हूँ। इसको देख के तो तुरंत समझ गए होगे ना। एक वर्ड और लिखना है आगे, वेरी गुड। किसके, शेर के। और एक और लिख लेंगे, इसमें शेर में एक और आता है व्याघ्र। व्याघ्र बहुत आता है, क्या आता है, व्याघ्र। किसका, व्याघ्र। केसरी, श्रादुल, मृगेंद्र, व्याघ्र किसके पर्यायवाची हैं, ये शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रशंसा, घनिष्ठता शब्द का शुद्ध रूप होगा। अब बताइए, प्रशंसा अपने लिखो, अपने आप कैसे लिखा जाएगा, जल्दी लिखो। अपने अपना जो आपने निकाला है उस पे नोटबुक पे जल्दी लिखिए कि घनिष्ठ, प्रशंसा, प्रशंसा, घनिष्ठता कैसे लिखे जाएंगे, शुद्ध रूप कैसा होगा इनका, प्रशंसा का। यस, तो ये ना, ये जो है ये घनिष्ठता, घनिष्ठता नहीं होता, घनिष्ठता होता है। ठ ठ घनिष्ठ, ट नहीं, घनिष्ठ नहीं, ठ घनिष्ठ नहीं होता,
घनिष्ठ, सिर्फ यहां पर चेंज करना है हमको। घनिष्ठ क्या है? घनिष्ठ, घनिष्ठता नहीं होता, घनिष्ठ, घनिष्ठ घनिष्ठता होता है। दूसरा यहाँ पर इसमें कुछ चेंज आएगा, इसमें क्या चेंज आएगा? जैसे कि ये मूर्धन्य सह नहीं आएगा, मूर्धन्य सह नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ये बताइए? दंत सह हो जाएगा। कौन सा सह होगा? तालव्य सह होगा। कौन सा सह होगा? तो यहाँ पे ये है प्रशंसा, ये है घनिष्ठता। इन दोनों को देख लेंगे, ये बहुत कई बार वर्ड आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। एक में सारे, यानी कि जितने समास है सारे समास एक में आ जाएंगे। अब अपने आप भरो, बताइए दिमाग से कैसे कैसे क्या भरा जाएगा। चोर ने डैश धान के, चोर ने, यस, चोर ने धान नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा इसको वर्ड को मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये कर लेंगे सिर्फ धन। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उचित कारक का यूज करना है। किसका? उचित कारक का यूज करना है। तो यस, तो चोर ने किसके लिए? धन के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? धन के लिए। तो फर्स्ट वाले में हमारा आएगा धन के लिए, यानी किसके लिए? धन के लिए तो करा था, धन के लिए। तो इसमें के लिए शब्द आया, धनकर्ता ने, तो कौन सा कारक आ गया? कर्ता कारक। कौन सा कारक आ गया? कर्ता कारक। फर्स्ट वाले में आ गया हमारा कर्ता कारक, फर्स्ट वाले में आ गया कर्ता कारक। धन, चोर ने धन के लिए, तो कौन सा के लिए में कौन सा आता है? कर्ता कारक। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। धन के लिए, अब धन के लिए धारदार हथियार से, अब धारदार हथियार से तो वो तो आ गई अलग। धन के लिए, धन के लिए आ गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा के लिए। धन, सॉरी, धन के लिए तो पूरा हो गया। यस, के लिए में क्या आ गया? ने, चोर ने, कर्ता कारक। दिमाग में आता आ गई। अब के लिए ये वर्ड आ गया के लिए। के लिए में कौन सा आएगा? संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। ने, कर्ता ने, दोबारा सुन लो, कंफ्यूज मत होना। ने शब्द आ गया, चोर ने, कर्ता कारक। धन के लिए संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। ओके, आगे बात आती है धारदार हथियार से। किससे? धारदार हथियार से। जब धारदार हथियार से कौन सा कारक आ गया इसमें? करण कारक, करण कारक। ठीक है दोस्तों, करण कारक, यानी धारदार हथियार से करण कारक। आगे व्यवसाय की गर्दन, व्यवसाय की गर्दन, यानी कि यहाँ पे आएगा से। ये है ना कारक, कौन सा लगा हुआ है इसमें? से कारक। तो से कारक कौन सा आता है? करण कारक। कौन सा आएगा? करण कारक। से मतलब करण कारक। आगे करण कारक हो गया। से मतलब व्यवसाय की गर्दन, धड़ से, धड़ से अलग करना। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे से आ रहा है ना, उसका ये से आ रहा है ना, धड़ से कोई वस्तु किसी चीज से अलग कर दी जाती है, तो कौन सा आता है इसमें? अपादान कारक। यहाँ कौन सा आएगा? अपादान कारक, अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, और धन से उचित का है, धड़ से, धड़ से अपादान कारक कर दी, धड़ से अलग कर दी, उचित कारक का उपयोग किए। समझ में बात आ गई? धड़ से यानी अपादान कारक। व्यवसाय की, हम पहले, अब रुक जाओ, अब तुम दोबारा फिर सुनो, दोबारा फिर सुनो, अब रुक जाओ। एक तो आ गया इसमें ने, एक तो आ गया इसमें ने, दूसरा आ गया के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब तीसरा आ गया से, आगे आ गया की। पहले मैं कारकों पर लगाता हूं साइन, ठीक है, फिर आ गया से, फिर आ गया, है ना। अब इनको देखते हैं इसमें कौन सा आता है। तो देखो, कर्ता ने, पहले में आ गया कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने। धन के लिए संप्रदान कारक, यानी यहां तो आ गया कर्ता, यहां आ गया संप्रदान कारक, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आ गया हथियार से का मतलब हथियार से अलग करना, किसी वस्तु, किसी चीज को किसी का माध्यम बनाया जाता है, कौन सा आ जाता है? करण कारक, इसमें आ गया।
व्यवसाय की व्यवसाय की आ गया ना, की का मतलब संबंध कारक, यहाँ आएगा संबंध कारक, और से अलग कर दी संप्रदान कारक, सॉरी अपादान कारक। अब आप मुझे ये बताइए, अब तो कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है। अगर ये पूछता है इसमें कि कारक चिन्ह पर लगाइए, तो ने, के लिए, से, की, से, है ना, ये आ गई ना। तो ये जो अलग कर दी अपादान कारक, है ना। और की किससे की, धारदार हथियार से की, तो यहाँ पर आ जाए क्या, करण कारक। अब तो यहाँ का की संबंध कारक, कर्ता कारक, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। के लिए संप्रदान कारक। काफी टाइम हो गया इसमें क्वेश्चन को रिवाइज करने में। तो दोस्तों ये हमारे यही क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और क्वेश्चनों में कुछ दिमाग का भी यूज़ था, कि मतलब सोचने पे मजबूर हुआ थोड़ा सा दिमाग, तो इसमें हमारी मेमोरी भी थोड़ी सी यूज हुई। तो अगर अच्छी वीडियो लगी है, अच्छे कंटेंट आपको लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर देना, और अपना स्कोर तो लिखना कि आपके कमेंट बॉक्स में कि आपके कितना स्कोर रहा है। प्लीज़ दोस्तों, इस ईर्ष्या द्वेष भाव, ये बड़े बड़े यूट्यूबर तो हैं, एक छोटा यूट्यूबर भी यार आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो इसमें लाइक सब्सक्राइब की कोई ऐसी बात नहीं, कुछ हमारे पास से जाता है ऐसा जो कि यार हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास से कुछ कमी हो जाएगी। कमी तो होने का मतलब ही नहीं होता। तो बाकी आपकी इच्छा है, करें ना करें, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।